आज हम कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह के बालमुकुंद गुप्त के विदाई संभाषण नामक पाठ को पढ़ेंगे। आगे का हिस्सा है इसका। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, यानी धैर्यशाली थे, ये गंभीर थे और उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिए। यानी जो आपने पहले प्रसिद्धि धीरता गंभीरता हासिल की थी, तो उन्होंने काउंसिल बार में ऐसे ऐसे कानूनों को पास करवाया जिनका कोई औचित्य नहीं था। इससे उन्होंने क्या किया, इसका दिवाला ही, अपनी वक्तृता का दिवाला ही निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। यानी कि बार बार आप धमकी देते रहे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आपके देश वाले आपको वापस बुलाने के लिए प्रयास करते रहे। तो इससे पता चल गया कि आपकी जड़ें हैं भारत में हिल चुकी हैं। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मिट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई। अर्थात जो शिक्षा थी, उस शिक्षा व्यवस्था का आपने इस तरह से बनाया कि वो हमारे देश की संस्कृति से दूर हो गई। स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर रखा गया। आहा, इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक अन्ना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। यानी एक क्लर्क भी अगर उसे नोटिस मिल जाए कि आपको यहाँ नहीं रहना, तो वो बड़ी मुश्किल से उस समय को निकालता है। लेकिन आप अभी भी यहाँ पर हो, तो पता नहीं आपको ये कितना पसंद है। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इस देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी को कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद्द से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बताइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। केसर और जार भी घेरने घोंटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। कैसर ये रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना बाद में शब्द जो तानाशाह जर्मन शासकों 962 से 1876 तक के लिए प्रयोग होता था। जार यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों 16वीं सदी से 1917 तक के लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार बुल्गारियाई शासक 913 में के लिए प्रयोग हुआ था। नादिर शाह 1688 से 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रहे। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाने जाते थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने आक्रमण के लिए भेजा था। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह की तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। यानी बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय पर हुआ था 1905 में। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़े जाते हैं।
इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा ना दी। यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ के प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से ना देखा हो, तो मेरा प्रणाम ना ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? यानी आप भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे देश से? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है तो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। तो इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से लॉर्ड कर्जन ने हमारे देश को लूटा था, किस तरह से को यहाँ की जनता को दुखी किया था, लेकिन फिर भी जब उनके यहाँ से जाने का समय आया तब उनके अंदर इतनी सहनशीलता, इतना धैर्य और इतनी अपना जो कर्तव्य का अनुपालन इन्होंने अच्छी तरह नहीं किया था, उसके प्रति ऐसी कोई वितृष्णा की भावना नहीं थी जिसके लिए वो क्षमा मांग सके। धन्यवाद।